हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए आज इस वीडियो में धमाका मचाते हैं और ये धमाका करेंगे विज्ञान के क्वेश्चनों से। आज आपके सामने विज्ञान के टॉप 80 क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं और इस 80 क्वेश्चन में आपको जवाब देना है केवल और केवल 40 प्रश्नों का। अगर 40 प्रश्नों का सही जवाब दे देते हैं तो इसका मतलब आप अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी पूरी तरीके से कर चुके हैं, आप एग्जामिनेशन में जाने लायक बन चुके हैं। और अगर नहीं जवाब दे पाते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें कि किस प्रश्न का क्या आंसर होगा और उसका डिस्कशन कैसे होगा। तो बिना विलंब किए आइए देखते हैं कि साइंस का मेरा पहला क्वेश्चन जो होता है वो कैसा होता है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस जो होता है दो प्रकार के होते हैं गोलीय लेंस, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। और दोनों में फोकस की संख्या जो होती है वो 2 होती है। साथ ही साथ वक्रता त्रिज्या या 2f की जो संख्या होती है इसकी भी संख्या हमारे पास 2 होती है किसी भी लेंस में। तो मेरा इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2। मतलब पहले क्वेश्चन में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्या इस सवाल का जवाब दे पाए थे? अगर सही किए थे तो आइए इसी बात पर हम देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन और साथ ही साथ आप एक कार्य और करते जाएंगे। आप सारे क्वेश्चनों को मिलाते जाएंगे। आप कब तक, किस क्वेश्चन नंबर तक आप 40 क्वेश्चनों का आंसर दे पाते हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न कैसा है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, कौन सा लेंस कहते हैं आपको यह बताना है। बाहर की ओर उभरे हुए 2 गोलीय पृष्ठ, तो देखिए एक गोलीय पृष्ठ बाहर की ओर ऐसे और एक दूसरा गोलीय पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ ऐसे। अगर ये आपके पास लेंस हो तो इस लेंस को क्या कहेंगे? तो इस लेंस को हम बोलेंगे उत्तल लेंस। मतलब इस क्वेश्चन में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आज का बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल का जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो डॉक्टर प्रयोग करते हैं जिस दर्पण का, उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही साथ याद रखें, हजामती सैलून हो या फिर गाड़ी का हेडलाइट हो, इसमें भी हमारा प्रयोग होता है अवतल दर्पण। मतलब तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चौथी का जवाब देंगे सभी लोग और यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में होने की संभावना है। एकदम ठान लीजिए एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और चमत्कार करके आएंगे हम 18 फरवरी को। यह बात गांठ बांध ले सभी लोग। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के या फिर परावर्तन के, दोनों के 2-2 नियम होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये तो सबको पता होगा, हमें पता है, यहां तक सबको पता होगा। चलिए पांचवें का जवाब दे पाएंगे क्या? पांचवा देखते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है आपके सामने। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, मतलब फ्यूज का तार बना होता है किस पदार्थ का, यह बताना है। तो फ्यूज का तार बना होता है तांबा और टीन से या फिर सीसा और टीन के मिश्र धातु से। तो बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में तीसरे, अर्थात सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। इसका जवाब सब लोग देने का प्रयास करें। जिस पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिससे विद्युत धारा प्रवाह हो जाता है उसे हम कहते हैं सुचालक या चालक, और जिससे नहीं होता है उसे कहा जाता है कुचालक या विद्युत रोधी। तो यहां पर मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत रोधी। ऑप्शन ए के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए विद्युत चालक दिया गया है बी ऑप्शन में, थोड़ा सा भरमाया है आपको। विद्युत चालक में धारा प्रवाह हो जाता है। चलिए आते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वें का जवाब देंगे, क्या प्रोटीन आवेशन प्रक्रमण में भाग लेता है? आवेशन प्रक्रम जो होता है हमारे शरीर में, उसमें क्या प्रोटीन भाग लेता है? ये इस क्वेश्चन में बताना है। तो आपको बता दें कि 7वें का राइट आंसर होगा नहीं। प्रोटीन जो है वो आवेशन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे यहां पर आगे। 7वां प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर। 7वां का जवाब देंगे सभी हमारे प्यारे बंधु लोग। 8वां,
परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या होता है? तो विभवांतर वाले यंत्र जो मापा जाता है उसको मापने वाले यंत्र को हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। उसका नाम दिया गया है वोल्ट मीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लेकिन धारा मापने वाला यंत्र होता तो होता आमीटर, उसका आंसर ए होता। लेकिन यहां पर मेरा क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नवा क्वेश्चन एकदम मजेदार तरीके से इसका जवाब हमारे सारे प्यारों देंगे। सारे प्यारों एक बार जवाब दीजिए, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? चार ऑप्शन है, पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो या हाइड्रो। तो अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज कर रहे हैं, कंफ्यूज मत कीजिए। जल का अणु सूत्र आप सभी लोग जानते हैं, यह होता है H2O और इसे बोला जाता है हाइड्रो। मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसमें बढ़ेंगे 9वें में क्वेश्चन नंबर डी के साथ। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 10वें का जवाब देंगे सभी लोग। साइंस एकदम तगड़ा कर देना है और डट के मुकाबला करना है अपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से। किसी प्रकार की कोई चूक इस वर्ष हम नहीं करने वाले हैं, न करने जाएंगे। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, जब ताप बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध जो होता है बढ़ जाता है। आप याद रखेंगे, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे है जोड़ा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन एक साथ आपकी खुशी के लिए। 11 का जवाब देंगे। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं। ऑप्शन है महत्तम, निम्नतम, सामान्य या कोई नहीं। तो आपको बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के ध्रुव जो होते हैं ये होते हैं महत्तम ध्रुव, मतलब सबसे ज्यादा। ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ चलेंगे आगे। चलिए इसी के साथ साथ जवाब दे देते हैं हम लोग 12 का मजा आएगा जवाब देने में। देखते हैं इसका प्रश्न का जवाब कितने हमारे प्यारे दे पाते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई v और वस्तु की ऊंचाई जिसे u से दर्शाया जाता है इसे बोला जाता है आवर्धन, जिसे हम m से दर्शाते हैं। मतलब यहां पर मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आवर्धन। बी और सी की तरफ ध्यान भी नहीं देंगे हम सभी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। 13 का जवाब देंगे सभी लोग। एल्कोहल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक सबको पता है 1.33 होता है। साथ ही साथ कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। उसके बाद अगर पूछा जाए हवा का अपवर्तनांक 1 होता है और इसी तरीके से पूछा जाए कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है तो ये 2.42 होता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग अपवर्तनांक है, लेकिन आपको एल्कोहल का बताना है। 1.33 तो नहीं होगा क्योंकि तो जल का होता है। तो यहां पर मेरे इस 13 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1.36। ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। चलिए 14 देखते हैं। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। 4 ऑप्शन यहां भी मिलेंगे। आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशी द्वारा या फिर कार्निया द्वारा। तो नेत्र लेंस में समायोजन की जो क्रिया होती है यह होता है सिलियरी पेशियों द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या इसका जवाब सही था? और कितने जवाब दे पाए आप काउंट जरूर करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 15 नंबर में। 15 क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा आती है उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज और उसका विभवांतर अगर पूछा जाए तो उसका विभवांतर होता है 220 वोल्ट। तो यहां देख लीजिए कि 50 हर्ट्ज दिया गया ऑप्शन सी में, मतलब इसमें क्वेश्चन में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। 16 देखते हैं। फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिसमें मतलब फैराडे का इसमें से बताना कि कौन सा खोज है। ए ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, बी ऑप्शन है विद्युत अपघटन के नियम। तो आपको यह बता दें कि 16 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी सही है, विद्युत अपघटन के नियम भी सही है। ये दोनों के दोनों हमारे फैराडे महाशय जी खोजे थे, इसलिए इसका मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों। आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ चुके हैं। विद्युत अपघटन का जो क्रिया है ये आगे की क्लासों में आपको पढ़ने को सिखाया जाएगा, लेकिन यहां मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हैं आज के 17वें क्वेश्चन की ओर। 17 का जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। किसी धारावाही परिनालिका लिखा हुआ थोड़ा सा मिस्टेक है, के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। आप याद रख लीजिए, किसी भी धारावाही परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
चलिए आ जाते हैं आज के 18 नंबर की ओर। 18 का जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त हमें होता है प्रिज्म से, क्योंकि जब प्रिज्म से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तभी 7 रंगों में बंटने की घटना होती है। तो मेरा यहां जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म। चलो 19 देख लेते हैं। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस के द्वारा। हमारे नेत्र में एक उत्तल लेंस लगा होता है और उस उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस। मतलब इसमें क्वेश्चन में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। एकदम दिमाग में मान लीजिए यही क्वेश्चन के टाइप आपके एग्जामिनेशन में होने वाले हैं। गांठ बांध लीजिए और एकदम एग्जामिनेशन में छाप के आइए। 20 देखते हैं। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो सबसे अधिक झुकाव होता है, अगर स्पेक्ट्रम से प्रकाश ऐसे गुजारा जाए तो सबसे अधिक जो झुकाव होता है वो होता है बैगनी का, और सबसे कम जो झुकाव होता है वो लाल का होता है। तो यहां पर हमारा सबसे अधिक झुकाव पूछा है, मतलब यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे कम पूछता तो लाल का तरंग धैर्य पूछ दे तो 7500 एंगस्ट्रॉम, और बैगनी का तरंग धैर्य पूछ दे तो लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम। चलिए 21 का देखते हैं। प्रकाश क्या है? ऑप्शन के आधार पर यह पता चल पाएगा और ऑप्शन के आधार पर क्लियर भी हो पाएगा क्या है। कणों का प्रवाह, बी है आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, और सी है तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, और डी है इनमें से कोई नहीं। अच्छे से सवाल को अगर पढ़ेंगे तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो अगर प्रकाश के बारे में अपने 10th क्लास के अनुसार बात किया जाए तो आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, अर्थात आंखों को दिखाई देने का क्रिया करता है प्रकाश। इसलिए हम पढ़ेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए आगे है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 का जवाब देंगे सभी लोग। सारे प्यारों लोग जुड़े रहें और अधिक से अधिक चैनल पर अगर मेरे पास जुड़ गए हैं तो सभी लोग को शेयर कर दें। जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को शेयर कीजिए वीडियो और लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। 22 देखते हैं। मंद प्रकाश में किसकी शीतलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? किसकी शीतलता से पुतली जो होती है हमारे नेत्र की, जिसके द्वारा प्रकाश की रोकथाम की जाती है, वो फैल जाती है। आपको इस प्रश्न में यह बता देना है, तो यह होता है परितारिका के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 23 देख लेते हैं इसी के साथ अगर 23 को देखा जाए तो 23 है स्थिर विद्युत में आवेश कैसा होता है समझते हैं। विरामावस्था में रहते हैं, सही या गलत? गति की अवस्था में रहते हैं, सही या गलत? दोनों अवस्था में रहते हैं या फिर किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं? तो आपको बता दें स्थिर विद्युत आवेश में जो आवेश होता है वो विरामावस्था में होता है। ऑप्शन ई के साथ यहां एकदम बढ़ेंगे आगे। क्या इस सवाल का जवाब दिए थे आप? नहीं दिए थे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से डट के मुकाबला कर लेना। इस बार ठान लिए हैं कि हमें 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही पूर्ण रूप से सही हो जाएगा इस साइंस में। चलिए 24 देखते हैं। दूरदृष्टि वाले आंखों साफ साफ देख सकती है। थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। दूरदृष्टि जिसको होता है वो कौन सी वस्तु को साफ साफ देख सकता है? तो जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है वो दूर की वस्तुओं को देख सकता है आसानी से। मतलब इसमें पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर पूछता कि कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है इसके निवारण के लिए, तो दूरदृष्टि दोष के लिए हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस, और अगर निकट दृष्टि दोष होता तो अवतल लेंस। 25 तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण। जैसे तालाब है तो तालाब को ऊपर से जब देखेंगे तो उसका पानी जो होता है वो कम गहराई दिखाई देता है, और यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि दो माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन की घटना ही होती है। 26 आ गया है। 26 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, कुछ अद्वितीय। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए?
मान लीजिए बहुत सारे विद्यार्थियों को आप सुने होंगे कि कुछ ऐसे हमारे देश में लोग हैं जो नेत्रदान करना चाहते हैं। तो नेत्रदान करने के दौरान कैसे होता है, तो उसको मरने के बाद उसकी कॉर्निया निकाल ली जाती है उसके नेत्र से। तो कितने देर के अंदर निकाल लेनी चाहिए, आपसे इस सवाल में यह पूछा गया है। तो यह निकाल लेना चाहिए 4 से 6 घंटे के भीतर, मतलब ऑप्शन बी जो होगा इसका एकदम राइट आंसर होगा। 27 देखते हैं, नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा। तो देखिए नीला मतलब आपके सामने अगर ब्लू मिल जाए और उसके साथ अगर मिल जाए ग्रीन, तो अगर ये दोनों आपके मिल जाते हैं तो ये दोनों को मिलने से हमारा जो प्रकाश बनेगा वो सियान बनता है, मतलब उसका नाम होता है सियान। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आगे है 28 नंबर में। 28 नंबर का जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है ऑर्स्टेड और टेस्ला दोनों, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों के साथ। क्योंकि आप जानिए कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला तो होता है, लेकिन आपको ऑर्स्टेड के द्वारा बताया गया ये, इसलिए उनके नाम पर भी ये मात्रक बनाया गया है, मतलब इसमें बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। 29 देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की निकटता क्या बताता है, तो ये निकटता का जो भार है ये बताता है क्षेत्र का मान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अर्थात 28 का राइट आंसर सी होगा, जबकि 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 आ गया स्क्रीन पर, 30 का जवाब देंगे। दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। अगर आपके सामने इस तरीके से दर्पण है और अगर ये आपके पास दर्पण है तो दर्पण की इस चौड़ाई को क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है द्वारक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 31, एकदम वीडियो बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे, सारे लोग डटे रहेंगे, कमर कस के बैठ जाएंगे और वीडियो को पूरा देख के ही जाएंगे। आज के सेशन में मजा आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लिए हैं। 31, वे सभी पदार्थ भस्म कहलाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन प्रदान करते हैं। तो भस्म जो होता है वो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन मुक्त करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 32, अम्ल होता तो हाइड्रोजन आयन मुक्त करता। 32 देखते हैं, वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्व उदासीनकरण से बनते हैं कहे जाते हैं। मतलब आपसे पूछा गया कि अम्ल और भस्म के संयोग से उदासीन बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं सामान्य लवण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए के साथ बढ़ चलेंगे आगे। 33 देखते हैं, 33 है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। मतलब यूरिया सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन आपके सामने हैं, कोलवे ने, बोहर ने, वर्जिलियस ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि यूरिया जो है प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसका नाम दिया गया है यूरिया, इसका निर्माण करने का श्रेय जाता है इनमें से कोई नहीं। ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके जो हैं वो गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 34 आगे आपके सामने। 34 है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है। कैल्शियम कार्बाइड को अगर जल में घुला दें तो क्या बताता है, तो कैल्शियम कार्बाइड को जल में घुलाने पर एथाइन बनाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 35 देख लेते हैं, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा से जिंक अगर लपेटा जाता है या फिर लोहा के पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है तो उस क्रिया को बोला जाता है गैल्वेनीकरण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या इस सवाल का जवाब आपको पता था? नहीं पता था, एकदम आगे बढ़िए और पता था। बहुत खुशी की बात है, आपकी तैयारी कुछ अच्छी हो चुकी है। 36, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन के आधार पर जवाब दीजिएगा, भटकिएगा नहीं। कॉपर, मरकरी, एजी अर्थात एयू। ये आपके सामने 36 में 4 ऑप्शन है, इसमें कौन अधिक अभिक्रियाशील है आपसे ये पूछा है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो अभिक्रिया है वो शील है, वो ऑप्शन ए कॉपर। 37 देखते हैं, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। अगर ग्लूकोज का अणु सूत्र आप जानते होंगे तो उसमें ऑक्सीजन के परमाणु पूछा गया है आपसे। अब ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है, तो वो होता है C6H12O6। अब ये ग्लूकोज आपके पास है तो इसमें ऑक्सीजन के कितने अणु मिले, तो ऑक्सीजन के 6 अणु मिले, मतलब इसमें बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ।
चलिए आगे है आज के 38वें क्वेश्चन की ओर। 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तत्वों के आवर्ती सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा? मतलब आपको बताना है कि प्रारंभिक आवर्ती सारणी में आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका योगदान था? तो ये योगदान सबसे ज्यादा रहा है मेंडेलीव का। याद रहे, आवर्त सारणी में, तत्वों के वर्गीकरण में नहीं, आवर्तों के अनुसार, जो आवर्त के अनुसार कॉलम सजाए गए हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान था मेंडेलीव का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर यहां पर पूछा जाता कि तत्वों का विकास, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण कैसे प्रारंभ हुआ, तो मोसली के द्वारा किया गया था 18वीं शताब्दी में। 39 देखते हैं। समस्थानिक के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन उनकी परमाणु संख्या, सिंपल सी बात है, भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये तो कोई भी बता देगा, कोई भी थोड़ी सी भी तैयारी किया होगा तो इस प्रश्न का जवाब उसको पता होगा। चलिए 40 देखते हैं। 40 का जवाब देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? ऐसे अवक्षेपण अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अवक्षेप जो बनता है वो अवक्षेप का जो कलर होता है वो श्वेत होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 41 देख लेते हैं। बाजार में बिकने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? काफी अच्छा क्वेश्चन। जो आप चिप्स खाते होंगे, अलग अलग प्रकार के चिप्स खाने में तो मजा आता है, लेकिन उसमें बहुत सारी उसमें गैस भरी होती है। वो कौन सी गैस होती है? तो वो गैस होती है नाइट्रोजन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 42, केमिस्ट्री का सेशन चलने लगा है। केमिस्ट्री में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको लोग के लिए लिए गए हैं। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? ये तो फेमस क्वेश्चन है, आप बोर्ड मॉडल कह सकते हैं इसको, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसको। तो काटा जाने वाला तत्व जो होता है उसका नाम, जैसे यहां पर देखिए सोडियम नहीं दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सोडियम यहां पर नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा लिथियम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लेकिन सोडियम दिया होता तो सटीक जवाब वही होता। 43, सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो है ये अयस्क है पारा का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर 44 नंबर में। इसका जवाब सब लोग जानने का प्रयास करेंगे। और अगर 40 हो चुका है आपका जवाब, वीडियो छोड़ सकते हैं, नहीं हुआ है अंत तक देखिए और दम डटे रहिए कि आपको दम 40 पूरा करके ही आज का ये वीडियो छोड़ना है। 44, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? मतलब रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाने वाला जो क्रिया होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन का ह्रास जो होता है उसको कहते हैं अवकरण, और अवकरण को हिंदी में बोला जाता है अपचयन। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। 45 देख लेते हैं लगे हाथों। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एल्युमिनियम पर मोटी परत बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसको एनोडीकरण कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जस्तीकरण के चक्कर में नहीं रहेंगे, एल्युमिनियम पर परत जो चढ़ाई जाती है उसको एनोडीकरण के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे है 46 नंबर की ओर। 46 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और अगर 40 हो गया है तो पूरा वीडियो छोड़ सकते हैं, नहीं हुआ है वीडियो को अंत तक देखिए और आराम से अपने 40 को पूरा करके ही वीडियो छोड़िए। निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है? काफी अच्छा क्वेश्चन। ऑक्सीकारक मतलब जिसमें हाइड्रोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। तो 46 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा H2S, अर्थात सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 47 देखते हैं। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन है मीथेन, उसके बाद है CH3H6, C2H4 और C3H8। इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है आपको इस 47 में यह बता देना है। इसमें सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील है वो आपके सामने है C2H4। अब ये समझिए कि C2H4 को कहेंगे क्या? तो इसको बोलेंगे, चूंकि 2 दूनी 4 आपका हाइड्रोकार्बन बनाया है, अर्थात ये जो आपके सामने है ये एल्काइन समूह का है, तो ये बनेगा एथाइन। इसका नाम बनेगा मेरा एथाइन। मतलब एथाइन जो होता है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील इस चारों में होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है 48 नंबर में।
किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो प्रत्येक कोष में अलग अलग परमाणुओं की संख्या होती है, जिसकी संख्या आप जानते होंगे, पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, इसी तरीके से 32, 50 बढ़ते चला जाता है। तो उसकी संख्या का सूत्र कैसे दिया गया है? तो उसका सूत्र होता है 2n²। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और यह गणना बोर और बरी के द्वारा किया गया था। 49 डाइमिथाइल ईथर, जिसका अणु सूत्र होता है C2H6O। आपको बताना है इसका IUPAC नाम क्या है। तो ये जो आपके सामने है, इसका IUPAC नाम अगर आप देते हैं तो इसका IUPAC नाम बनता है, चूंकि देख सकते हैं कि कार्बन की इसमें जो संख्या आपके सामने है, इसमें कार्बन की संख्या 2 है। तो कार्बन की संख्या 2 है, मतलब ये एथेन से बना होगा, ये तो आप पता होगा। एथेन से बना होगा तो इसका नाम बनेगा एथॉक्सी इथेन, मतलब इसमें हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, आज का आगे है 50वां क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन यहां तक आप पूरा किए, लेकिन अभी तक 40 पूरा नहीं हुआ, आगे तक बने रहें। और 40 पूरा करने वाले लोग चले गए हैं हमसे छोड़ के, हमें छोड़ के। तो सभी प्यारों जो जुड़े हुए हैं उनको इस सवाल का जवाब देना है। मेंडल ने मटर के कितने गुणों पर कार्य किया था? मटर के पौधे का तो प्रयोग किए थे मेंडल, जो आनुवंशिकता के खोज के लिए किए थे, लेकिन कितने गुणों पर कार्य किए थे? तो उनके गुणों की संख्या थी 7 गुणों की जानकारी के लिए मेंडल जो थे वो मटर के पौधे पर कार्य किए थे। 51 नंबर आ गया है। 51 देखते हैं, ऑक्सीन क्या है? कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, आप भी इसे बोर्ड मॉडल मान सकते हैं। ऑक्सीन एक प्रकार का हार्मोन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 52 देखते हैं, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और ऑक्सीकरण को हिंदी में उपचयन कहते हैं। इस क्वेश्चन का भी मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे है अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने 53 नंबर। बताना इसमें है कि मेथोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? तो मेथनोइक अम्ल जो होता है, इसका सामान्य नाम अगर पूछा जाए तो इसका सामान्य नाम होता है फार्मिक अम्ल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 54 देखिए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, ये तो सबको पता होगा। धोबिया सोडा का रासायनिक जो सूत्र होता है, जिसे हम मुख्य रूप से धोने वाला सोडा कहते हैं, वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O प्लस सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया है 55 नंबर में। 55 का जवाब देने का सभी लोग प्रयास करेंगे। हीलियम के परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम की परमाणु संख्या होती है 2, और अगर बाहरी हो चाहे अंदर ही हो चाहे कुछ भी हो, इसमें परमाणु संख्या 2 ही मिलेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 56 देखते हैं, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो जल में जो घुलनशील होता है भस्म, उस भस्म को बोला जाता है क्षार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है 57 नंबर। 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? संतरा, टमाटर, सिरका या इमली में? तो 57 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टमाटर में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 58 देखते हैं, निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? गलनांक सबसे कम होता है, मतलब जिस टेम्परेचर पर गलता है उसे गलनांक कहते हैं। तो गलनांक सबसे कम किस पर होता है ये बताना है। तो ये होता है सोडियम। गलती से दे दिया है Na कैपिटल, ए छोटा होगा। इस चारों में सोडियम इज राइट आंसर। चलिए 59 देख लेते हैं। 59 आपके सामने है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उपचयन और अपचयन का अभिक्रिया जब एक साथ घटित होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 60 देख लेते हैं। इसी में 60 हमारे पास है कि कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? तो ऐसे धातु को मैग्नीशियम बोला जाता है। मैग्नीशियम जलता है तो श्वेत प्रकार का, अर्थात श्वेत ज्वाला निकलता है। जो पीला ज्वाला आप देखते हैं वो श्वेत में बदल जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 61 देख लेते हैं। 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्रमाकुंचन गति कहां पाई जाती है? तो क्रमाकुंचन जो होता है हमारे शरीर में, यह हमारे शरीर में आहार नली में पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 62 देखिए, टैलिन। टैनिन मुख्यतः कहां जमा होता है? बायोलॉजी के क्वेश्चन चलने लगे हैं, मजा आएगा बायोलॉजी में भी तो हम लोग को। टैनिन मुख्यतः कहां पाया जाता है? टैनिन पाया जाता है वृक्ष के छाल में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
चलिए थोड़ा तेज क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे ताकि आप सारे प्रश्नों का जवाब आसानी से जान सके और जवाब एग्जामिनेशन में दे सके। हृदय का पेसमेकर कहते हैं। हृदय जो होता है, हमारा जो हृदय होता है, उसको पेसमेकर किसे कहते हैं? तो पेसमेकर बोला जाता है एस ए नोड को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 64 देख लेते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के हृदय धड़कन की गति होती है, मतलब हमारा जो धड़कन होता है, हमारा आपका या जितने भी प्यारों लोग का है, उनका धड़कन जो होता है वो कितना होता है? तो लगभग हमारा हृदय धड़कता है, सब लोग जानते हैं 72 बार। तो 72 के अनुसार आपको यहां से ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? 70 से 80 बार। क्योंकि 60 से 70 में तो 72 नहीं ना आएगा, तो हम यहां जवाब देंगे 70 से 80 बार। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 65 आ गया क्वेश्चन। 65 है, रुधिर चाप नियंत्रित करता है। रुधिर चाप मतलब जिसको हम लोग बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर। तो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर जो होता है उसको नियंत्रित करने वाली ग्रंथि या कौन सा ग्रंथि इसे नियंत्रित करती है? तो उसे नियंत्रित करने का श्रेय जाता है एड्रीनल ग्रंथि, मतलब एड्रीनल। ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चला गए 66 की ओर। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे हमारे सारे प्यारे भाइयों लोग। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? पत्तियां मुरझाती किस हार्मोन के कारण है? तो पत्तियों का मुरझाने का काम होता है ऑक्सीन के द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 67 देखते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? तो गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं 68 आपके सामने आ गया। पीत रस कहां से स्रावित होता है? तो पीत रस हमारे शरीर में स्रावित जहां से होता है उस जगह का नाम है यकृत। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास आ गया है और इस क्वेश्चन के बाद प्रतिचाप, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके, 68 कर चुके थे। 68 के बाद आ गए हैं 69 नंबर की ओर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 69 देखते हैं। कवक में पोषण की क्रिया कौन सी विधि पाई जाती है? कौन सी विधि पाई जाती है पोषण के लिए? जो कवक में आपको बताना है, तो कवक में जो पोषण की विधि पाई जाती है वो मृतजीवी कहलाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 70 देख लीजिए। समजात अंगों का उदाहरण है, जो समजात अंग के भाग होते हैं उसका उदाहरण इसमें बताना है 70 में। तो समजात अंग है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। कुत्ते का आगे वाला जो पैर होता है और हमारा हाथ जो होता है वो समजात अंग को दर्शाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 71 की ओर देख लेते हैं। 71 का जवाब देंगे। प्रतिवर्ती चाप कहां बनते हैं? ऑप्शन 4 है, मस्तिष्क में, न्यूरॉन में, मेरुरज्जु में या फिर डेड्रॉन में। तो प्रतिवर्ती जो चाप बनते हैं ये बनते हैं मेरुरज्जु में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 72 का जवाब जानेंगे। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब जो होता है वो 80 mm होता है और उच्च रक्तदाब जो होता है वो 120 होता है। और रक्तदाब माना जाता है 120/80 को। याद रखें 80/120 कभी भी जवाब आप ना दें। 73 देखते हैं। 73 आपके सामने। निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? थोड़ा सा एक बीटा हुआ है, आप ध्यान से समझ लेंगे। उभयलिंगी जीव उसे बोलते हैं जिसमें मतलब एक ही जंतु में दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो उभयलिंगी कौन सा है? तो उभयलिंगी के रूप में नाम आता है केचुआ। इसमें दोनों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, मतलब केचुआ में नर और मादा दोनों प्रजातियां पाई जाती हैं, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 74 देखिए। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो पौधों में लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है वो फूलों के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए इसके बाद 75 देखते हैं। 75 स्क्रीन पर आ चुका है, इसका जवाब देंगे सभी प्यारे लोग। निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी मतलब केवल नर होगा या फिर केवल मादा होगा पुष्प? एक ही में नर और मादा दोनों नहीं होंगे। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे एक लिंगी पुष्प के नाम से जाना जाता है। 76 देखिए। निम्न में कौन पौधे बौने पौधे का दर्शाता है? तो बौना पौधा जो है इसको दर्शाता है कैपिटल टी और टी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 77 आ गया क्वेश्चन। मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु कहां से निकलता है? तो मेरुरज्जु निकलता है मेंडुला से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। 78 देख लेते हैं।
एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? कोशिकीय शैवाल में आपको इस प्रश्न में यह बताना है, तो यह होता है विसरण विधि द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है आपके 79 नंबर में। मस्तिष्क उत्तरदायी है, हमारा जो दिमाग होता है वो क्या करता है, किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए। तो ये तो सभी सही हो गए, मतलब इसका राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। अर्थात मस्तिष्क हमारे लिए सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी और शारीरिक संतुलन के लिए भी। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें इसको, और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। और अब आ गए हैं अपने होमवर्क के क्वेश्चन की ओर, HW के क्वेश्चन की ओर। यह प्रश्न जो अंतिम प्रश्न आज का होगा, यह आपके होमवर्क में होगा। कमेंट में जरूर रिप्लाई करें इसका जवाब क्या होगा। तो मिलते हैं और कुछ नए वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।